क्वेश्चन नंबर 1 है। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग-अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति है और उसको गंतव्य तक पहुंचना है, यानी कि जिस स्थान पर उसको जाना है वहां तक उसको पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए 4 अलग-अलग रास्तों से वह जाता है और साइकिल के द्वारा जाता है। हमें ये बताना है कि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डाटा दिया हुआ है वो सारणी में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रास्ता है वो ए है, बी है, सी है, डी है, यानी कि 4 रास्ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पीड वहाँ पर क्या क्या है। जो यहाँ पर रास्ता ए है उसके लिए स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि गति यानी कि स्पीड का मात्रक लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूरी कितनी तय की गई है, 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। यानी कि जो रास्ता ए है ना, उस रास्ते पर जो साइकिल चला रहा था व्यक्ति, उसकी स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूरी कितनी तय की गई है, 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि रास्ता बी के लिए बताया गया है कि स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी तय की गई है, 15 किलोमीटर। रास्ता सी के लिए भी लिखा हुआ है और रास्ता यहाँ पर जो डी है उसके लिए भी डाटा यही दिया हुआ है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी तय की गई है, 24 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस प्रश्न में औसत गति ज्ञात करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है औसत चाल। अगर हमें औसत चाल ज्ञात करना है तो हमें औसत चाल का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे ना। तो आपको ये तो पता है कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर औसत चाल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर हमें कुल दूरी और कुल समय पता लग जाए ना, तो यहाँ पर हम औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुल दूरी तो ज्ञात कर ही सकते हैं। अगर हमें औसत चाल ज्ञात करना है तो औसत चाल का फॉर्मूला तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर हम कुल दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की गई, ए जो था उस पर दूरी तय की गई 20 किलोमीटर, रास्ता बी के लिए दूरी तय की गई 15 किलोमीटर, रास्ता सी पर कितनी दूरी तय की गई 10 किलोमीटर और रास्ता जो डी है उसके लिए दूरी तय की गई 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कुल दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ये जोड़ दे तो आप देखिए कि यहाँ पर 20 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। और अगर 45 में हम 24 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 69। यानी कि जो कुल दूरी थी ना वो कितनी थी, 69 किलोमीटर। तो 69 किलोमीटर दूरी थी। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुल समय कितना लगा है। तो आइए अब हम यहाँ पर समय भी ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमें कुल दूरी तो पता लग गई है 69 किलोमीटर, लेकिन हमें कुल समय भी तो ज्ञात करना होगा। तो आपको पता है ना कि जो चाल है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो इसी फॉर्मूले से हम समय ज्ञात कर पाएंगे। अगर यहाँ पर हम लिख दे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर अब हम समय ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 4 रास्ते हैं ना, तो 4 रास्ते में जो दूरी तय की गई है उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, तभी हम यहाँ पर कुल समय ज्ञात कर पाएंगे। तो रास्ता ए के लिए आप देखिए कि दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूरी बट्टा चाल। फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो पहली कंडीशन यानी कि जो रास्ता ए है उसके लिए अगर हम यहाँ पर समय निकालें तो कितना आएगा, दूरी कितनी है, 20 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए 20/5 करना होगा और यहाँ पर समय आ जाएगा 4 घंटे का। यानी कि जो रास्ता ए है
उसमें 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई, लेकिन दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगा। अब रास्ता बी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर और चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 में हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो समय आएगा वो आएगा 5 घंटे का। तीसरी कंडीशन यानी कि रास्ता सी के लिए अगर हम देखें कि समय कितना लगा है, तो दूरी तो यहाँ पर 10 किलोमीटर है और चाल यहाँ पर कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर समय आ जाएगा 5 घंटे का। यहाँ पर चौथी कंडीशन के लिए आप देखिए कि रास्ता जो डी है उसमें 24 किलोमीटर की दूरी तय की गई और यहाँ पर चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है, तो 24 में हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 घंटा। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि हमने जो कुल दूरी निकाली थी वो तो कितनी आई थी 69 किलोमीटर। और यहाँ पर अब हम कुल समय भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि यहाँ पर जो भी रास्ता दिया हुआ था, रास्ता ए बी सी डी, सभी रास्ते पर जो दूरी तय की गई है उन दूरी को तय करने में समय कितना कितना लगा है, कुल समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समय को जोड़ देंगे, जैसा कि आप देखिए 4 घंटे है, 5 घंटे है, ये 5 घंटा और ये 6 घंटा। अगर हम यहाँ पर कुल समय निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 + 5 9, 9 + 5 14 और 14 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समय कितना 20 घंटे। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमें औसत गति ज्ञात करना है। तो हमें अब क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर अगर हमें अब पता लग गया है कि दूरी कितनी है कुल 69 किलोमीटर और कुल समय कितना है 20 घंटे का, तो यहाँ पर अगर हम 69 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर ये आसानी से हल कर सकते हो। 20 दिया 60 होगा, फिर यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 9 और ये 0, फिर कितना आएगा यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर जो मात्रक आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि ये औसत गति है। गति का मात्रक तो क्या होगा यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए जो है ना उसमें लिखा हुआ है 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही सही आंसर यहाँ पर होगा। और ये जो प्रश्न आपको हल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ना, ये गत वर्षों में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। और अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप गत वर्षों में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य रूप से करें। और आपको पहले ही स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना है। जो भी प्रश्न हल करवाए जाते हैं उससे पहले तो आपको स्वयं ही प्रश्न को हल करना चाहिए, उसके बाद आपको वीडियो में सॉल्यूशन को देखना चाहिए, अगर आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हो तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9 अनुपात 17 है तो हमें ज्ञात करना है 9x बट्टा 13y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात तो ये करना है कि 9x बट्टा 13y का मान क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर x और y के बीच में जो अनुपात है ना वो ज्ञात करते हैं। आप देखें यहाँ पर अनुपात तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो अनुपात दिया हुआ है 9 अनुपात 17, ये अनुपात किसका दिया हुआ है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5x - 2y अनुपात x - 2y। तो आपको कैसे इस प्रश्न को हल करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5x - 2y अनुपात है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा और यहाँ पर लिखेंगे x - 2y। तो इस तरह से हम अनुपात को लिख सकते हैं। फिर बराबर का चिन्ह तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दिया हुआ है, तो हमने भी बराबर का चिन्ह लगा लिया है। फिर देखिए 9 अनुपात 17 है ना, तो इसको हमें लिखना है 9 अनुपात के स्थान पर तो बट्टा लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे 17। इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन में लिख सकते हैं। और यहाँ से अब हम ज्ञात करते हैं कि x अनुपात y क्या होगा, यानी कि x बट्टा y क्या होगा। तो हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर 17 का गुणा तो हो जाएगा 5x - 2y के साथ और बराबर का चिन्ह, और 9 का गुणा होगा यहाँ पर x - 2y के साथ। तो अब हम इसको हल करते हैं। 17 का गुणा अगर कोष्टक में किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 85x - 17 दूनी 34 और यहाँ पर आ जाएगा y। बराबर में लिखेंगे हम 9x - 18y। यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 85x तो दिया ही हुआ है ना, यहाँ पर 9x लिखा हुआ है। 9x को हम लेके आएंगे यहाँ पर बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 9x। अब बराबर लिखेंगे -18y। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर दाएं पक्ष में है ही
और यहाँ पर लिखा हुआ है -34y। अगर यहाँ पर ये दाएं पक्ष में आता है तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 34y। अब देखिए, अगर हम 85 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है, ये आपको पता है कि 76x आएगा, फिर बराबर का चिन्ह। और यहाँ पर अगर हम 34 में से 18 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 16y। फिर आप देखिए कि यहाँ पर अगर हमें x बटा वाई ज्ञात करना है और आपको पता है कि यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, 76x बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 76x बराबर 16y, और हमें ज्ञात करना है x बटा वाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि 16 तो यहाँ पर रहेगा और जो ये 76 है ये आ जाएगा यहाँ पर दाएं पक्ष में और यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा। तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया, 16 बटा 76। हम इसको हल भी कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से यहाँ पर ये काटा जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आएगा 38, अभी भी काटा जा सकता है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 बट्टा 19। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 4 बट्टे 19 के बराबर आ गई है। तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं कि 9x बट्टा 13y किसके बराबर होगा। आपको इतना पता है कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू आई है वो 4 बट्टे 19 के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो वैल्यू ज्ञात करनी है 9x बट्टा 13y। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें x बट्टे y की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी थी, जिससे कि हम ये ज्ञात कर पाते कि 9x बट्टे 13y क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें x बट्टे y की वैल्यू ही लिखनी है। तो यहाँ पर 9 बट्टे 13 तो है ही, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से ये लिखा हुआ है x बट्टे y, क्योंकि अभी भी अगर हम 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 13y, और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बट्टे 13 और मल्टीप्लाई किससे करना है, x अपॉन वाई की वैल्यू से, जो कि कितनी है 4 बट्टे 19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बट्टे 19। अब हम इसको हल कर सकते हैं, कटेगा तो कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पर गुणा ही करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और बट्टे में आप देखिए 13 गुणा 19 हमें करना होगा। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 36 तो दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 19 गुणा 13 कर ही लेते हैं। तो आपको पता है कि 13 का गुणा अगर 9 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 117 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 24, इस तरह से 247। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई थी 9x बट्टे 13y की, जो कि कितनी आई है, 36 बट्टे 247। आप देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखी हुई वैल्यू यही है, 36 बट्टे 247। आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ था 72 बट्टे 421, और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, जबकि आपको पता है कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 36 बट्टे 247, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। यानी कि एक वस्तु है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपए है, वस्तु पर यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट दी गई। छूट तो दे दी, लेकिन फिर उससे हुआ क्या, 10% की हानि हुई। यानी कि वस्तु को 72,000 रुपये में तो नहीं बेचा गया, 72,000 रुपये तो वस्तु का अंकित मूल्य था, लेकिन अंकित मूल्य पर ना बेचकर अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर वस्तु को बेच दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, नुकसान ही हुआ, 10% की हानि हुई। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि 20% की छूट देने पर तो 10% की हानि ही हो गई, तो इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए थी कि जिससे कि स्वयं को ही हानि हो जाए। तो अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए थी, यानी कि 20% से तो नुकसान ही हो रहा है, 20% तो छूट देनी ही नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो, यानी कि 440 रुपये का लाभ कमाना था, लेकिन 20% की छूट देने पर 10% की हानि हो गई। अब पूछा ये जा रहा है कि कितने परसेंट की छूट दी जाए, यानी कि 20% से तो कम ही छूट देनी पड़ेगी ना, तभी तो यहाँ पर लाभ हो सकता है, और लाभ कितना होना चाहिए ये भी फिक्स कर दिया गया है कि 440 रुपये का ही लाभ होना चाहिए। तो अब किस तरह से इस प्रश्न को हल करना चाहिए, तो पहले तो आप स्वयं ही इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना, उसके बाद अगर प्रश्न हल नहीं होता है तो वीडियो में सॉल्यूशन को देखना, और अगर प्रश्न हल हो भी जाता है तो भी वीडियो में सॉल्यूशन को तो देखना ही, क्योंकि आप
एक अच्छे पैटर्न को भी सीखना चाहते हो। आपको आता है पैटर्न, आपको प्रश्न हल करना आता है, लेकिन यहाँ पर हम किस पैटर्न से प्रश्न को हल करवा रहे हैं वो भी तो आपको जानना जरूरी होगा ना, क्योंकि परीक्षा में तो आपको जल्दी से प्रश्न को हल करना होगा, और जल्दी से अगर प्रश्न हल करना है तो पैटर्न को तो सीखना ही होगा। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको इतना समझ में आ रहा है कि 72,000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, और 20% की यहाँ पर छूट दी गई है, और 10% की हानि हो गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात करेंगे। अगर हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं ना, तो फिर हम किसी की भी वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे आसानी से। हमें क्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना तो समझा दिया गया है कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। किस किस के बीच में, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन्हीं तीनों वैल्यू का ही तो यहाँ पर काम है ना। तो इन्हीं तीनों वैल्यू का हम अनुपात ज्ञात करेंगे। अब आपको समझना है कि कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि इस तरह से पैटर्न से प्रश्न पूछा गया, अगर किसी और पैटर्न से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अगर आप अनुपात ज्ञात करना सीख जाते हो तो फिर आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और हमें ज्ञात करना है इन तीनों के बीच में अनुपात। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% की छूट दी जाती है। तो अगर यहाँ पर छूट दी जा रही है 20% की, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो छूट होती है उसका संबंध होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का। क्रय मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है छूट का। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता है कि 20% की छूट दी जाती है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य होता, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य के नीचे ही 100 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम अनुपात निकाल रहे हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। क्योंकि 20% जो छूट दी जा रही है उससे तो हमें जो संबंध निकालना होगा वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का ही निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि 20% की छूट दी गई है, और 100 रुपये अगर हमने वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया है, तो छूट अगर 20% की दी गई है तो वस्तु को बेचा गया होगा 80 में। 100 की वस्तु को अगर हम 80 में बेच देंगे ना, 100 रुपये वस्तु जो अंकित, 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य और वस्तु को हम बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो 20% की यहाँ पर छूट दी गई है। सरल रूप में हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम अनुपात ही तो ज्ञात कर रहे हैं। तो 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, और यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 5:4। तो यहाँ पर आपको अब ये समझ में आया कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आया है वो आया है 5:4। लेकिन ये तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का ही अनुपात है, और हम तो यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात। तो अभी तो हमने क्रय मूल्य का कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10% की हानि भी तो दी हुई है, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हानि और लाभ का जो संबंध होता है ना, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। जैसे कि छूट का संबंध होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का, और लाभ और हानि का जो संबंध होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। तो यहाँ पर 10% की हानि हुई है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये हो, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य के नीचे यानी कि कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100। अगर क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपये है और 10% की हानि हो रही है वस्तु को बेचने पर, तो वस्तु कितने में बेची गई होगी? 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 90 में बेच देंगे ना, तो ही 10% की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 90, क्योंकि वस्तु तो एक ही है। उसी वस्तु की ही तो बात हो रही है जिस वस्तु को 20% छूट पर बेचा गया है, और उसी वस्तु पर ही तो 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे ही हमें विक्रय मूल्य लिखना है। यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे तो हमने लिखा 100, क्योंकि 100 रुपये हम वस्तु का क्रय मूल्य मान रहे हैं, और यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे लिखा हमने 90, क्योंकि 90 में वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, ऐसा हमने माना है। और माना इसीलिए है क्योंकि हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सरल रूप में तो लिख ही सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर जो ये अनुपात आएगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का, वो आएगा 9:10। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये अनुपात निकाल तो लिया है,
कि 9:10 आएगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि इस तरह से तो ये अनुपात नहीं निकाला जा सकता कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5:4 और ये लिखा हुआ है 9:10। अभी तो तीनों के बीच में अनुपात आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 5:4 है, इससे तो समझ में आ रहा है कि ये अनुपात अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का है। और यहाँ पर जो ये 9:10 लिखा है हमने, इससे हमें पता लग रहा है कि ये अनुपात विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का है। लेकिन तीनों के बीच में तो अनुपात अभी आया ही नहीं है। कौन तीनों? यहाँ पर बात करी जा रही है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का हमें अनुपात चाहिए था। तो यहाँ पर एक गलती क्या हो रही है उसको आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है 4 यूनिट और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 9 लिखा हुआ है। ये अनुपात है ना जो बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु ही तो है और उसी के विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो इस अनुपात को अगर हमें बराबर करना है तो हमें करना क्या चाहिए कि जैसे कि हमें 4 और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू होनी चाहिए थी बराबर। तो हम ऐसा सोच रही है कि यहाँ पर तो हम 9 का गुणा कर दें, जिससे कि 4 गुणा 9 कितना हो जाएगा 36, और 9 में गुणा कर दे हम 4 से, जिससे कि 9 का गुणा 4 करने पर 36 आ जाएगा। अब लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पर आप 9 का गुणा कर रहे हो तो ये अनुपात है ना, तो यहाँ पर भी आपको 9 का गुणा करना चाहिए। और इस अनुपात में अगर आपने 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना होगा। अब देखिए कि नया अनुपात क्या आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 5 गुणा 9 कितना होगा 45 होगा, 4 गुणा 9 कितना होगा 36 होगा, 10 गुणा 4 कितना होगा 40 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अनुपात निकाला है किस किस के बीच में, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का ये अनुपात है। और अब हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम ये अनुपात लिखेंगे। आपको पता है कि मार्केट प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है कि यहाँ पर तो हमें लिखना है 45, यहाँ पर हमें लिखना है 36 और यहाँ पर हमें लिखना है 40। इस तरह से हमने यहाँ पर ये अनुपात तो ज्ञात कर लिया है, लेकिन अब इस अनुपात का हम यूज़ क्या लेंगे ये भी तो हमें समझना होगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि यहाँ पर 10%, हमको ये तो पता है कि अंकित मूल्य 72,000 रुपये है, और यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तभी तो हम ये फिर पता लगा पाएंगे ना कि हमें 440 रुपये का लाभ होना चाहिए, हमें वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, तभी तो पता लगा पाएंगे। हमें ये तो पता है कि अंकित मूल्य यहाँ पर 45 यूनिट है और यहाँ पर जो 72,000 रुपये है ये भी अंकित मूल्य है। तो अनुपात से अब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 45 यूनिट है ना, इसी की वैल्यू यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 72,000 रुपये के बराबर है। और अब हम यहाँ पर ये ज्ञात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 45 यूनिट जो है वो 72,000 के बराबर है और 40 यूनिट की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, जिससे कि हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात कर सके। तो आपको ये समझ में आया है कि 45 यूनिट तो किसके बराबर है, 72,000 रुपये के बराबर है। और यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो ज्ञात करनी ही होगी, तभी तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य के लिए हमें 40 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 72,000 में हम 45 से भाग देंगे और यहाँ पर हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना किस पहाड़े से कटेगा, 9 के पहाड़े से कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 8,000। फिर अगर हम 5 से 8,000 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 1600 बार कटेगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1600 रुपये के बराबर आ गई है। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग ही गई है तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें 1600 का गुणा करना होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए कि 45 में अगर 1600 का गुणा किया जाता है तो 72,000 आता है। अगर 40 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 1600 का गुणा करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 64,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 64,000 रुपये है। अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर 36 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते और यहाँ पर हमें 36 में 1600 का गुणा करना होता, लेकिन हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना ही नहीं है। तो हमने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया कि 64,000 रुपये है। तो अब ध्यान दीजिए कि आपको ये समझ में आने लगा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 64,000 रुपये। और आपको ये भी तो पता है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 72,000 रुपये है।
अब आपको ये भी पता है कि 440 रुपए का लाभ होना चाहिए, तो फिर वस्तु को हम बेचेंगे कितने में? 64,000 रुपए की तो वस्तु है, लाभ होना चाहिए 440 का, तो हम इसको बेचेंगे 64,440 रुपए में, तभी तो 440 का लाभ हो पाएगा ना। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो अब हमें यही तो ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। तो देखिए आप कि कितनी छूट देनी चाहिए। 72,000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, वस्तु को बेचना है 64,440 में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ना कि कितनी छूट देनी होगी। तो 72,000 में से हम क्या घटाएंगे? 64,440, तभी तो पता लगेगा कि कितने की छूट दी गई है 72,000 रुपये पर। तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 7560 रुपये की छूट दी गई है। और छूट देने के बाद यहाँ पर वस्तु को बेचा गया है 64,440 में। लेकिन हमें जो आंसर देना है ना, वो हमें देना है प्रतिशत में, क्योंकि आप ऑप्शन में देख सकते हो कि 10.5%, 8.5%, हमें आंसर देना है प्रतिशत में। तो अब हम प्रतिशत में आंसर कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत ही आसान है। जब हमें ये पता है कि यहाँ पर छूट कितनी है 7560 रुपये की, हमें छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बट्टे में हमें अंकित मूल्य लिखना होगा। अंकित मूल्य है यहाँ पर 72,000 रुपये, और मल्टीप्लाई तो हम 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें निकालना है प्रतिशत में। अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब हमें हल करना है 756/72। तो यहाँ पर हम 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36। और यहाँ पर हमने 4 के पहाड़े से काटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 189 में अगर हम 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10.5%। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा यह गया था कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि लाभ हो जाए 440 रुपये का। तो यहाँ पर आंसर आया है कि 10.5% की छूट देनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न हल करना था। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है, यानी कि 95,000 रुपये में से 75,000 रुपये व्यक्ति खर्च करता है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में यानी कि खर्चे में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय कितनी है? 95,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आय, और आय कितनी है? 95,000 रुपये। आय यानी कि व्यक्ति जितना भी कमाता है, 95,000 रुपये व्यक्ति कमाता है। और फिर कहा गया है कि व्यय कितना है? 75,000 रुपये, यानी कि इस आय में से वह व्यक्ति जो खर्चा करता है वो कितने का करता है? 75,000 रुपये का खर्चा करता है। उसके बाद आप यहाँ पर बचत तो निकाल ही सकते हो ना, यानी कि 95,000 रुपये में से अगर 75,000 रुपये खर्च कर दिए गए तो यहाँ पर कितने रुपए बचेंगे, यानी कि कितने की बचत होगी? यहाँ पर होगी 20,000 रुपये की बचत। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आय, व्यय और बचत में संबंध को समझना होगा। आय यानी कि जितने रुपए कमाए जाते हैं, व्यय यानी कि जितने रुपए आय में से खर्च किए जाते हैं, और बचत यानी कि आय में से जितने रुपए खर्च नहीं किए जाते, जो रुपए बच जाते हैं, वही बचत यहाँ पर कहलाती है। अब देखिए प्रश्न में आगे कहा गया है कि आय में वृद्धि हो रही है और कितने की? 18% की। और व्यय में यानी कि खर्चे में कितनी वृद्धि हो रही है? 12% की। तो हमें यहाँ पर आय में 18% की वृद्धि करनी होगी। तो आप देखिए 95,000 रुपये आय है, और अगर हमें इसमें 18% की वृद्धि करनी है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 95,000 का 18% किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 95,000 का 18% निकाल कर देखते हैं कि किसके बराबर आता है। तो यहाँ पर हम दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं, और 950 का गुणा हम 18 से कर देखते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर 9, और यहाँ पर आ जाएगा 17,100 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो वृद्धि हुई है ना, 95,000 में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 17,100 रुपये की वृद्धि होगी।
यानी कि अब हमें अगर ये देखना है कि वृद्धि के बाद आय अब कितनी हो गई है, तो हमें 95,000 में कितना जोड़ना होगा, 17,100 रुपये हमें जोड़ना होगा। और देखते हैं कि अब आय बढ़कर कितनी हो गई। तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर आएगा 2 और 9 और 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यानी कि 1,12,100 रुपये अब आय बढ़कर हो गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1,12,100 रुपये, 1,12,100 रुपये अब आय हो गई है बढ़कर 95,000 में। अगर 18%, 95,000 का हमने 18% निकाला जो कि 17,100 रुपये के बराबर आया और आय में वृद्धि हुई है। तो 95,000 में हमने यहाँ पर 17,100 रुपये जोड़ा, तो फिर उसके बाद आय अब कितनी हो गई, 1,12,100 रुपये। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खर्चा है वो तो पहले कितना था, 75,000 रुपये, लेकिन खर्चे में भी वृद्धि हुई है। और आप प्रश्न में देख सकते हो कि वृद्धि दी हुई है, कितनी हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अब हमें अगर ये पता लगाना है कि खर्चा कितना बढ़ा है, तो हमें 75,000 का 12% निकालना होगा और देखते हैं कि खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम 75,000 का 12% निकालेंगे। 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगी, 750 का गुणा हमें 12 से करना होगा और देखते हैं कि वृद्धि कितनी हुई। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 12 पंच 60 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 12 7 84, 84 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9,000 रुपये। यानी कि यहाँ पर खर्चे में जो वृद्धि हुई है ना, वो 9,000 रुपये की वृद्धि हुई है। अब हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो 9,000 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि खर्चा बढ़कर कितना होगा। अगर हम 75,000 में 9,000 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो खर्चा है ना वो कितना है, 84,000 रुपये है और आय कितनी है, 1,12,100 रुपये। अब हम यहाँ पर बचत ज्ञात कर सकते हैं। अगर आय में से हम खर्चे को घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कि बचत कितनी हुई है। तो यहाँ पर 1,12,100 रुपये, ये तो क्या है, आय, और आय में से कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 84,000 रुपये खर्च किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 84,000। अब हम यहाँ पर घटाकर देखते हैं कि कितनी बचत होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि बचत कितने की हुई है, 28,100 रुपये की बचत हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बचत जो है वो कितनी है, 28,100 रुपये। लेकिन अब आप ये देखिए कि बचत में परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि पहले तो बचत कितनी थी, 20,000 रुपये की बचत थी, जब आय कितनी थी, 95,000 रुपये और खर्चा कितना था, 75,000 रुपये। तो बचत कितनी थी, 20,000 रुपये की। लेकिन आय में वृद्धि हुई, आप देख सकते हो 1,12,100 रुपये आय हो गई और फिर इस आय में से 84,000 रुपये खर्च किया गया। तो अब बचत कितनी है, 28,100 रुपये। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर बचत में वृद्धि हुई है और कितने की वृद्धि हुई है, 8100 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो प्रतिशत में देना है कि यानी कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 8100 रुपये की बचत तो हुई है, लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है ना। तो किस तरह से हमें आंसर प्रतिशत में निकालना होगा, आपको पता है 8100 रुपये की तो बचत में वृद्धि हुई है। बट्टे में लिखना होगा हमें पहले वाली बचत, यानी कि पहले कितनी बचत की जाती थी। पहले 20,000 रुपये की बचत की जाती थी, तो बट्टे में लिखेंगे हम 20,000 रुपये और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगी। अब हमें यहाँ पर 81 में 2 से भाग देंगे। अगर 81 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि 40.5% यहाँ पर आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल करना था। क्वेश्चन है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेची। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, एक दशमलव स्थान तक सही। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि एक वस्तु है, वस्तु में यहाँ पर दिया हुआ है कार। तो कार को खरीदा गया है 3,50,000 रुपये में और कार को बेचा कितने में गया है, 4,35,000 रुपये में। तो यहाँ पर लाभ तो हो ही रहा है और कितने का लाभ हो रहा है आप आसानी से पता लगा सकते हो। अगर विक्रय मूल्य में से यहाँ पर हम क्रय मूल्य को घटा दें, यानी कि 4,35,000 रुपये में से
यहाँ पर हम 3,50,000 रुपये को घटा दें तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 43 में से अगर 35 घटाया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि यहाँ पर जो लाभ हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 85,000 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर जो हमें देना है ना वो लाभ प्रतिशत में देना है, तो किस तरह से आंसर निकाला जाएगा? आपको पता है कि लाभ कितने का होगा, 85,000 रुपये का होगा। बट्टे में हमें लिखना होगा वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3,50,000 रुपये, यानी कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3,50,000 रुपये। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंश में तो 850 है और बट्टे में क्या है, 35। तो यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 5 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 170 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। अब 170 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 3 जीरो, 7 चौक 28 और यहाँ पर आ जाएगा अब 7 दूनी 14 और इस तरह से आंसर आ जाएगा 7 अट्ठू 56। लेकिन आप देख सकते हो कि जो आंसर है वो हमें दशमलव इस एक दशमलव स्थान तक ही देना है। तो यहाँ पर 24 पॉइंट यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो जिससे कि यहाँ पर हमें अगर एक अंक तक ही आंसर देना है तो ये हो जाएगा 24.3, क्योंकि यहाँ पर जो 2 के बाद संख्या लिखी हुई है ना वो 8 है और जो कि 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी होती है ना तो फिर हम यहाँ पर अगला अंक लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 था तो 2 के बाद अगला अंक 3 होगा, तो 24.3% यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 24.3%, तो यही सही आंसर यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो।